नमस्कार। आज मैं दवा कंपनियों की लूट का एक ऐसा रहस्य आपको बताने जा रहा हूं जिस पर अभी तक किसी ने ध्यान ही नहीं दिया था। उम्मीद करूंगा कि देश के डॉक्टर इस पर ध्यान देंगे और इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। भारत का स्वास्थ्य मंत्रालय इस पर ध्यान देगा और इसके खिलाफ कदम उठाएगा। इस उम्मीद के साथ ये बात मैं करने जा रहा हूँ। ये अजीब है कि देश की जनता को दवा कंपनियां मूर्ख समझती हैं और उनको लूटने के लिए नए नए तरीके आजमाती हैं। कुछ चीज़ें, कुछ अंदाज़ा तो हमको पहले से है कि किस तरह से जेनरिक दवाएं कई गुना महंगे दामों पर मिलती हैं। 5 रुपये की दवा 50 रुपये में मिलती है और कई बार 100 और 200 रुपये में मिलती है। मुश्किल से 400 कंपोजिशन हैं, 400 जेनरिक दवाएं हैं जिनसे 95% रोगों का इलाज किया जा सकता है, किया जाता है। लेकिन इन लगभग 400 दवाओं को फैलाकर ब्रांड के नाम पर 1.5 लाख से ज़्यादा फार्मूलेशन तैयार किए जाते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है और कई 100 गुना दामों पर बेचा जाता है। ये दिलचस्प है जानना। भारत का फार्मा सेक्टर इस साल दिसंबर में रिपोर्ट आएगी तो शायद आपको पता चलेगा कि 35 अरब डॉलर के पार कर गया है। दुनिया में दवा और हथियार ये 2 सबसे बड़े धंधे हैं। आप सोचिए कि हथियार तो खैर ठीक है, हथियार है, लेकिन दवा भी अब सेवा नहीं धंधा हो गया है। सैनोफिस कंपनी का एक वैक्सीन है पेंटाक्सिम, 2800 रुपये उसकी कीमत है और लागत 50 या 60 रुपये मुश्किल से। आखिर इतनी महंगी क्यों बेची जाती है? डॉक्टरों को इस पर करीब 600 रुपये इंसेंटिव दिया जाता है। आप सोचिए इस तरह से कितनी चीज़ें होती हैं जिसके नाते ये कंपनियां ज़्यादा कीमत वसूलती हैं। हेक्सासिम एक वैक्सीन है जो हेपेटाइटिस बी वगैरह में काम आती है, उसकी कीमत 3900 रुपये है। 750 रुपये डॉक्टर को इंसेंटिव दिया जाता है इस दवा पर। आप सोचिए वैक्सीनेशन में ही कितना बड़ा जाल बट्टा है। 2 करोड़ बच्चे इस देश में पैदा होते हैं हर साल। सरकार जिसमें से 15 से 20 लाख बच्चों का वैक्सीनेशन अपनी तरफ से नहीं कर पाती, लोगों को खुद वैक्सीनेशन कराना पड़ता है। 15 से 20 लाख बच्चों को अगर पैसा देकर वैक्सीनेशन करना पड़े तो कितना खर्च आएगा, लोगों की कितनी जेब ढीली होती है। इस कोरोना काल में रेमडेसिविर जिसकी लागत मुश्किल से 70 रुपये है, ज़्यादा से ज़्यादा इसका दाम 150 रुपये होना चाहिए, लेकिन लोग डरे हुए इतने ज़्यादा कि 40 हज़ार रुपये तक उन्होंने चुकाया है इस दवा के लिए। अब जाकर कई बार की कोशिशों के बाद बंदिश लगी और उसकी कीमत को नियंत्रित करने की कोशिश की गई। आप सोचिए कि स्थितियाँ क्या चल रही हैं। फार्मा सेक्टर में लूट इतनी भयंकर है कि अगर हम जान लें तो आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहेगा। लेकिन आज मैं दरअसल जिस लूट का जिक्र करने जा रहा हूँ वह एलोपैथी नहीं, होम्योपैथी से जुड़ी हुई है। आज तक किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया था। मैं साल भर से देख रहा हूँ, परीक्षा कर रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ। जब पूरा भरोसा हो गया तब मैं आज यह बात उजागर करने की कोशिश कर रहा हूँ। होम्योपैथी दवा कंपनियाँ भी इस लूट में कैसे धीरे धीरे शामिल हो गई। होम्योपैथी में दवाएं जो बनाई जाती हैं 2 तरह की हैं। या तो वे पाउडर की शक्ल में होती हैं, टेबलेट की शक्ल में होती हैं, गोलियां होती हैं, या तो लिक्विड होती हैं, द्रव रूप में होती हैं जो अल्कोहल में बनाई जाती हैं। अल्कोहल उनका बेस होता है। तो अल्कोहल की दवाएं जो हैं अगर आप खुले में रख दें, शीशी ढीली रख दें तो उड़ जाती हैं। वह एक चीज़ है। इस नाते एयर टाइट शीशी में रखा जाता है, वर्षों तक ख़राब नहीं होती। वर्षों का मतलब वर्षों ही नहीं, यूँ कहिए कि ताउम्र नहीं ख़राब होती। हम इस दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन अगर एक होम्योपैथी की शीशी सही सलामत एयर टाइट रखी हुई है तो सैकड़ों साल तक वह ख़राब नहीं होगी। और उसका सीधा कारण यह है कि उसका बेस अल्कोहल है। शुद्ध अल्कोहल ख़राब नहीं होता, इसलिए उस अल्कोहल में बेस बनाकर रखी हुई दवा भी कभी ख़राब नहीं होती। अब अल्कोहल का दाम कितना होता है? 30 ml की शीशी आमतौर पर 80-85 और 100 या 150 रुपये तक मिलती है। शीशी का दाम, पैकिंग का दाम और अल्कोहल का दाम मुश्किल से 10 रुपये।
और मुनाफा जोड़कर अगर दूना रख लीजिए, 3 गुना रख लीजिए, तो 20 या 30 रुपये होना चाहिए, लेकिन बिकती है 80, 100 और 150 रुपये में। लेकिन इसको मैं लूट नहीं मानता। कारण यह है कि इतना जायज़ है। जब हर तरफ इतना ज़्यादा दाम रखा जा रहा है तो ठीक है, होम्योपैथी वाले इतना रख सकते हैं, कोई ख़ास बात नहीं। पहले ये दाम काफ़ी सस्ते हुआ करते थे, अब 2 गुने से भी ज़्यादा हो गए। लेकिन असली चीज़ जो ये है वह बहुत ख़तरनाक है, बहुत भयावह है और डराने वाली है, क्योंकि ये पूरी पैथी की विश्वसनीयता पर ख़तरे का निशान है। और वह बात ये है कि होम्योपैथी दवा कंपनियां बायोकेमी भी दवाएं बनाती हैं, और बायोकेमी की दवाएं पहले साफ़ सुथरी शुद्ध बनती थीं। इस समय जो बन रही हैं ज़्यादातर कंपनियां उसमें बहुत बड़ा धोखा कर रही हैं। दवा काम करती है, दवा के काम करने में संदेह नहीं है। मैंने जितनी कंपनियों का देखा, चाहे वो SBL हो, HL हो या स्वाबे हो, रेक्वेज हो, जितनी भी कंपनियां हैं, मैंने ज़्यादातर में ये देखा कि दवाएं काम करती हैं, काम करने में दिक्कत नहीं है, दवा असरदार है। लेकिन बायोकेमी की दवा अगर आपने सीसी को ठीक से बंद नहीं किया, ठीक से बंद कर दीजिए तो भी कुछ दिन में धीरे धीरे कम हो जाएगी, और थोड़ी ढीली हुई तो पूरी सीसी साफ़ हो सकती है। ये आश्चर्यजनक है। बायोकेमी की दवा के ख़त्म हो जाने का कोई सवाल ही नहीं होना चाहिए। ये अल्कोहल नहीं है। बायोकेमी की दवा का बेस, उसका आधार या तो मिल्क शुगर होता है या केन शुगर होता है। गन्ने से जो चीनी बनती है आजकल ज़्यादातर वही इस्तेमाल की जा रही है, क्योंकि मिल्क शुगर महंगा पड़ता है। पहले मिल्क शुगर में बनती थी। कारण उसका एक वजह थी, माना जाता था कि शरीर के जो सबसे ज़्यादा अनुकूलता में रहे उसी को बेस बनाने की ज़रूरत है। तो मिल्क शुगर को, दूध की चीनी को आधार बनाया गया था। धीरे धीरे वह केन शुगर तक पहुंच गया। इसमें भी कोई ख़ास बात नहीं है, दवा काम करती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि केन शुगर या मिल्क शुगर आप कहीं रख दीजिए तो उड़ कैसे जाएगा। उदाहरण के लिए दवा का एक डिब्बा मैं आपको दिखाता हूँ। ये बायोकेमी दवा का डिब्बा है, जिसको करीब 17 या 18 साल पहले मैंने लिया था, और जानबूझ के इसमें से सारी दवा ख़त्म नहीं होने दी। इसकी दवा इतनी बढ़िया थी, इतनी अच्छी क्वालिटी की थी, और चूंकि इस्तेमाल कम होती है, कॉम्बिनेशन 27 है, ज़्यादातर हृदय रोगियों में या कुछ जिनकी वाइटलिटी कमज़ोर हो, ऐसे लोगों में कुछ ख़ास स्थितियों में ज़रूरत पड़ती है, तो ज़्यादा दवा की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। बहुत ज़्यादा लोगों को मैंने इसको दिया नहीं, और कुछ दवा बची रह गई, तो इस कंपनी की दवाएँ चूँकि मिलती नहीं थी तो मैंने जानबूझ के इसको बचा कर रखा। आज 17 या 18 साल बाद भी जितनी दवा इसमें बची हुई थी वो सारी की सारी दवा बची हुई है, मौजूद है इसमें। इतनी दवा बची थी, ये दवा आज भी आप देख सकते हैं 17-18 साल बाद। अब मैं एक दूसरा डब्बा आपको दिखाता हूँ। दूसरा डब्बा ये है। दुर्भाग्य से मुझे कंपनी का नाम लेना पड़ रहा है, देखिए ध्यान से। ये लार्ड्स कंपनी है होम्योपैथी की। ये दवा, इसमें आप मैन्युफैक्चरिंग डेट आप देखिए, ये अगस्त 2020 की बनी हुई दवा है। मैंने सितंबर या अक्टूबर के महीने में लिया, 2 या 3 महीने मुश्किल से हुए। और इस दवा में ये बहुत ज़्यादा मरीज़ों को इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। टिटेनियम 3X है। कुछ पुरुषों के रोगों में या आँख के कुछ रोगों में इसकी ज़रूरत पड़ती है। सिर्फ एक मरीज़ के लिए मैंने 1 शीशी में दवा निकाली। अब सोचिए 450 ग्राम है, 30 ग्राम दवा मैंने इसमें से निकाल दी। इसके बाद सारी दवा इसमें बची होनी चाहिए थी, लेकिन ये खाली हो गया है। मुश्किल से 1 या 2 गोली बची हुई है, कुछ नहीं। 30 ग्राम दवा निकालने के बाद बाकी बची हुई दवा, यूँ कहिए कि पूरा डिब्बा बचा होना चाहिए था, लेकिन ये खाली हो गया। ये कैसे जादू हुआ? पहले मुझे लगता था कि कई बार ऐसा हुआ। ये केवल लार्ड्स की बात नहीं है, मैंने कई दवाएं निकाल के रखी। ये SBL है,
ये सारी दवाएं निकाल के अभी कुछ दिन पहले केवल अंदाजने के लिए मैंने निकाला कि आखिरी बार इसको टेस्ट कर लूं, और ये दवा 8-10 गोलियां, इसमें से 10-12 गोलियां मुश्किल से बची हुई हैं, और ये सारा कुछ गायब हो गया। ये जादू कैसे, आप सोचिए ज़रा सा। केन शुगर या मिल्क शुगर उड़ने वाली कोई चीज़ नहीं है। उड़ने वाली चीज़ होती तो ये भी साफ़ हो गया होता, लेकिन ये 18 साल से बचा हुआ है। इसका मतलब पहले कंपनियां साफ़ सुथरे तरीके से, ईमानदारी से दवाएं बनाती थीं। अब ये है कि दवा में घालमेल चालू हो गया है, और ये घालमेल अगर दवा की गुणवत्ता में किया गया तो समझिए कि स्थिति क्या होगी। एक पूरी पैथी बदनाम हो जाएगी। ये एलोपैथी से थोड़ा अलग मामला है। होम्योपैथी में कोई दवा अगर गलत है, अगर वो सही नहीं है, उसमें मिलावट है, तो आप जान ही नहीं सकते कि उसमें मिलावट है। दुनिया का कोई भी यंत्र, कोई भी प्रयोगशाला इसको जांच नहीं सकता कि होम्योपैथी दवा में मिलावट की गई है। कारण ये है कि ज़्यादातर दवाएं अल्कोहल में बनती हैं। अल्कोहल वाली दवाओं को आप कतई नहीं जान सकते, क्योंकि पोटेंटाइज होने के बाद उसमें दवा का एक परमाणु भी तलाशा नहीं जा सकता, सिर्फ अल्कोहल मिलेगा। और किसी दिन सिर्फ अल्कोहल भर के बेचना अगर शुरू कर दिया तो आप सोचिए कि एक पूरी पैथी की क्या स्थिति बनेगी। आप कैसी भी दवा का चुनाव करके दीजिए, कोई असर ही नहीं होगा उसका। ये बहुत ही बड़ा ख़तरनाक मामला है जो दवा कंपनियां कर रही हैं, और दरअसल वो करने में कामयाब कैसे हो रही हैं, इस बात को भी समझने की ज़रूरत है। मैंने ये देखा कि आमतौर पर होता ये है कि कोई डॉक्टर बायोकेमी डिब्बे से कुछ दवा निकाल कर किसी शीशी में रखता है और मरीज को दे देता है। तो होता क्या है कि मरीज ले जाता है, दवा खाने के लिए ले जा रहा है, वो रखने के लिए नहीं ले जाता। इस नाते दवा वो खाना शुरू करता है और दवा घटना शुरू होती है। दवा दूने रफ्तार में ख़त्म हो रही है। 2 हफ्ते की दवा 1 हफ्ते में ख़त्म हो जाएगी, और मरीज को नहीं समझ में आएगा। उसको लगेगा कि 1 ही हफ्ते की दवा रही होगी, क्योंकि वो गोलियों को गिनता नहीं है, टेबलेट को वो गिन के नहीं ले जाता है, और डॉक्टर भी नहीं समझ पाता। रोज़ रोज़ वो तमाम मरीजों को देता है, तो उसको तो एहसास ही नहीं होता कि दवा कुछ ऐसी है जो अपने आप उड़ रही है। मैंने तमाम डॉक्टरों से पूछा तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मैंने दुकान वालों से पूछा, उन्होंने कहा नहीं, उड़ने का तो कोई सवाल ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि केन शुगर उड़ने का तो सवाल ही नहीं है। लेकिन ये सच है जो मैंने अपनी आंखों से देखा। शुरू में मुझे लगा कि शायद मेरे घर में बच्ची है, हो सकता शौक में मीठी गोलियां है, ये खा लेती हो, धीरे धीरे ख़त्म कर देती हो। फिर मैंने इसको ऊपर रख दिया, बिल्कुल टाँड़ में, जिसको कहते हैं दरवाजे के ऊपर। इसके बाद भी वही मामला हुआ जब इसमें से ख़त्म होने लगा। तब मैं आश्वस्त हुआ कि मामला गंभीर है और इसको लोगों के बीच में उजागर करने की ज़रूरत है। इस बात को समझिए, और जो डॉक्टर हैं होम्योपैथी के, उनसे मेरा निवेदन है कि कृपया इस पर ध्यान दीजिए। आप खुद इसका परीक्षण कीजिए, कुछ दिन इसको जांच लीजिए, और इसके बाद इसके खिलाफ आवाज़ उठाइए। मतलब कोई व्यक्ति, मेरे जैसा व्यक्ति जो समाज कर्म में भरोसा रखता है, किसी से दवा का कोई पैसा नहीं लेता, और मैं कोई रेगुलर प्रैक्टिशनर नहीं हूँ कि रोज़ 50 मरीज देख रहा हूँ। मैं तो रोज़ 10-20 मिनट बैठता हूँ, उस दौरान 2-4 मरीज जो भी आ जाते हैं उनका इलाज कर देता हूँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा दवाओं को देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मेरे पास डिब्बे सब पड़े हुए हैं, और पता चला कि मैं एक डिब्बा ख़रीदता हूँ और उसमें से 2-4 मरीजों को देता हूँ, और कुछ दिन वो डिब्बा धरा रह गया तो उसमें से सारी दवाएँ उड़ गईं। तो मुझे लगता है ये गंभीर मामला है, इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए, सरकार को भी, डॉक्टरों को भी। तो शायद कंपनियां सचेत होंगी और उन्हें भी समझ में आएगा कि उनकी गलती पकड़ी गई है, और अगर ये सुधार नहीं हुआ तो दरअसल पूरी होम्योपैथी पद्धति के लिए ही बहुत बड़ा खतरा है। आज बस इतनी सी बात। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।